स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो स्वीडन में रहने के लिए मुस्तकिल वीज़ा यानी परमानेंट रेजिडेंसी जिसको पीआर कहते हैं उसकी वो दरख्वास्त दे रहे हैं या मुस्तकबिल में देना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही अहम है। आपको इल्म है कि अभी हाल ही में स्वीडन ने जुलाई में एक नया कानून बनाया है जिसके तहत जो लोग स्वीडन में आके रहना चाहते हैं, स्वीडन का वीज़ा लेना चाहते हैं और इसके बाद परमानेंट वीज़े के लिए पीआर के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ तब्दीलियां की हैं। उनमें दो बड़ी बुनियादी तब्दीलियां हैं। वो ये है रिहाइश और आमदनी के हवाले से कि ये दो शराइत पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है अगर किसी ने स्वीडन का परमानेंट वीज़ा या पीआर लेनी है। तो इस हवाले से ये बहुत ही अहम वीडियो है। गुजारिश ये है कि वीडियो को आप गौर से देखें और पूरा देखें, क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो पूरी वीडियो नहीं देखते या गौर से नहीं सुनते और फिर वो अपना सवाल भेज देते हैं, हालांकि उस हवाले से बात ऑलरेडी वीडियो में की होती है। अलावा जी इसी मेरे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। तो अगर आपके बाकी सवाल हों तो अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको शायद सवाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और उसमें तफसील से बता दिया गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके कुछ ज़ाती नौइयत के सवालात हों तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप माइग्रेशन बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं या किसी अच्छे इमिग्रेशन के वकील से मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बुनियादी तौर कोई इमिग्रेंट कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो ये जो आम इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, वो आप लोगों को बहम पहुँचा रहा हूँ। और आज की जो वीडियो जैसे मैंने अर्ज़ की कि जो लोग स्वीडन में रहने के लिए पीआर के लिए मुस्तकिल वीज़ा की दरख्वास्त दे रहे हैं या मुस्तकबिल में देना चाहते हैं, उनके लिए जो यहाँ स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड है उसने दो बड़ी शर्तें रखी हैं। एक शर्त यह है कि आपकी आमदनी की और दूसरी है रिहाइश की। तो आमदनी से मुराद ये है कि आप अपने बच्चों का, बीवी का, जो आपका पार्टनर है, उन सब की कफ़ालत कर सकें, यानी आपके पास इतने पैसे हों कि आप अच्छी तरह से गुजारा कर सकें और आपको जो है वो सोशल की या किसी और हुकूमत के किसी इदारे से मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि जो आमदनी है उसमें यह है कि सबसे पहले जो आपकी तनख्वाह है उसमें से टैक्स ज़ाहिर सबसे पहले तो अदा होगा जितनी भी आपकी आमदनी है, और अमूमी तौर पर स्वीडन में टैक्स जो है वो 30% के लगभग है। हर कम्यून में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो टैक्स अदा करने के बाद जो आपको बाकी रकम आपके बैंक अकाउंट में आएगी उसमें सबसे पहले तो आपने अपने मकान का किराया अदा करना है। तो एक हिस्सा तो आपकी आमदन का किराया मकान में चला गया। मकान के बारे में गुफ्तगू जो है इसके बाद मैं करूँगा, पहले जो बाकी अखराजात है। मकान का किराया देने के बाद माइग्रेशन बोर्ड का ये कहना है कि आपके पास इतने पैसे बचने चाहिए जिससे आप अपना खाना पीना, टेलीफोन, रोज़मर्रा के अखराजात, कपड़े, जूते, कोई अगर आपने इंश्योरेंस लेनी, ये सब ख़र्चे आप पूरे कर सकें। तो आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए। अब उन्होंने वो एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। तो उस हवाले से जो सबसे पहले तो जो है आमदन है। तो आमदन में माइग्रेशन बोर्ड आपकी जो इनकम काउंट करेगा उसमें आपकी तनख्वाह है जहाँ पे आप काम करते हैं, या जिन लोगों ने अपनी फर्म बनाई हुई है, फर्म से जो उनको इनकम होती है वो भी उसमें शामिल है। दूसरा ये है कि अगर आप काम करते थे और काम के बाद आप बेरोज़गार हो गए हैं और आपको बेरोज़गारी अलाउंस मिलता है जिसको आकासा कहते हैं स्वीडन में, तो वो भी उसमें शामिल हो सकता है आपकी आमदन में। तीसरा यह है कि अगर आप काम करते थे, बीमार हो गए लंबे अरसे के लिए, आपको खुद पेनिंग मिलती है, तो वो जो बीमारी की जो सूरत में तनख्वाह मिलती है वो भी उसमें शामिल हो जाती है। चौथी इनकम उन लोगों के लिए जो ज़्यादा उम्र के हैं और उनको ओल्ड एज जो है वो पेंशन मिलती है, तो वो भी उसमें शामिल है। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो इनकम में काउंट होंगी। और उसके बाद ये जो इनकम आपके पास आएगी उसमें उनका कहना यह है कि आपके पास किराया मकान तो आपने देना है,
किराया मकान देने के बाद आपके पास जो इनकम है वो इस साल के लिए 2021 के लिए जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है, एक आदमी के लिए, एक फ़र्द के लिए, अगर आप अकेले हैं, आप अकेले आप परमानेंट वीज़े की दरख्वास्त दे रहे हैं, तो किराया मकान देने के बाद आपके पास 5016 करोन एक महीने के लिए होने चाहिए। आप के अखराजात कम हो ज़्यादा वो अलग है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि एक बंदे के पास 5016 करोन होने चाहिए। उसके बाद अगर आप दो फ़र्द हैं, मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी के लिए फिर 8287 करोन, यानी आप और आपके पार्टनर के लिए दो जो बड़े लोग हैं उनके लिए 8287 करोन उनके पास होने चाहिए। इसके बाद यह कि अगर आपका एक बच्चा है और बच्चा 6 साल से छोटा है, तो 6 साल के से छोटे बच्चे के लिए आपके पास 2662 करोन होने चाहिए एक बच्चे के लिए जो 6 साल से छोटा है। अब जितने बच्चे, अगर बच्चे आपके 2 साल 2 या 3 बच्चे छोटे हैं 6 साल से, तो ये रकम इसको आप उससे ज़रब देते जाएंगे, वो दुगनी होती जाएगी या तिगनी, जितने बच्चे हैं आपके। अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल या उससे ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपके पास 3064 करोन एक बच्चे के लिए होने चाहिए। और अगर आपके बच्चे 2 या 3 हैं तो फिर ज़ाहिर उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 मियाँ बीवी हैं, आपका एक बच्चा 6 साल से छोटा है और एक आपका बच्चा जो है वो 7 साल से बड़ा है, तो उस सूरत में किराया मकान देने के बाद आप 2 बच्चों की जो फैमिली है उसके पास 14,013 करोन होने चाहिए आपके पास। ये कम से कम अमाउंट है, इतने आपके पास होने चाहिए। और इसमें ये है कि आप इससे आप गुजारा कर सकें या आप उनको बता सकें। तो ये आमदन के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, और आप ख़ुद इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जो है वो रकम आपको दरकार है टैक्स देने के बाद जो आपको तनख्वाह मिलेगी। अब दूसरा आ गया रिहाइश। अब रिहाइश के लिए ये है कि आपके पास जो है वो मुनासिब रिहाइश होनी चाहिए। मसलन वो कहते हैं कि अगर 2 लोग रह रहे हैं, मियाँ बीवी रह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो कम से कम एक कमरा और एक आपका जो है वो किचन या जहाँ पे आप खाना पका सकें, खाना पकाने की जगह वो होनी चाहिए। बाकी सारे वाशरूम वगैरह वो तो सारे इंक्लूड होता है, लेकिन मिनिमम एक कमरा और उसके साथ किचन वो आपके लिए काफ़ी होगा। ये इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट या एक कमरे के अपार्टमेंट यहाँ अक्सर स्वीडन में बने हुए हैं, तो वो मियाँ बीवी लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास बच्चा है तो बच्चे के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। हाँ, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे एक कमरे में रह सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 4 बच्चे हैं तो माइग्रेशन बोर्ड ये सोच सकता है कि आपके पास कम से कम 3 कमरे का मकान हो, एक मियाँ बीवी के लिए कमरा और एक कमरा 2 बच्चों के लिए और फिर तीसरा कमरा 2 बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं या अगर आपका एक बच्चा है तो फिर 2 जो बेडरूम का मकान होगा जिसमें किचन भी होगा वो आपके लिए काफ़ी होगा। तो ये जो है वो काफ़ी। हाँ, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि ये मकान ज़रूरी नहीं आपने ख़रीदा हो, आप किसी से जो मकान किराए पे भी लेके दे सकते हैं, जिसको आंद्रा हान कॉन्ट्रैक्ट स्वीडन में कहते हैं। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुआहदा है, वो वहाँ की जो एसोसिएशन है जिसको हिरिसवैड कहते हैं, जो उसको देखता है मकान को, या बुस्तैदरत फ्रेनिंग होती है, या जो किराएदारों की एसोसिएशन है, उसकी तरफ से जो है वो अप्रूव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी आदमी से आंद्रान मकान ले लिया और आपने उनको दे दिया, वो उस पर दस्तखत ज़रूरी हैं उस एसोसिएशन के जहाँ पे मकान वाक़या है। अगर किसी का अपना मकान है, वो यानी बुस्तैदरत नहीं है, किराए का नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो देगा तो वो फिर वो वजाहत कर सकता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी विले में रहता है तो वो किसी को मकान देता है तो उसके लिए ये ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो फिर वजाहत कर देगा कि ये मेरा अपना मकान है, मैंने इनको किराए पे दिया है। लेकिन इसमें जो किसी के साथ आदमी रहता है, जिसको स्वीडन में इन्ने बोएंदे कहते हैं कि आप किसी के साथ ही रह लें, वो इसमें नहीं आएगा। वो जो है ना वो अलग मकान होना चाहिए। और इस हवाले से
जो है वो, या अगर कोई फैमिली है, कपल है, वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है और वो उनको बता दे कि मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, ये उनका मकान है, वहाँ पे ये भी जो है वो नहीं है। और इसमें यह है कि जब आपकी फैमिली यहाँ पे स्वीडन में आ रही है तो उससे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप वो ले भी रहे हैं मकान या आपके पास है, तो 1 साल का कम से कम आपने उनको बताना है कि ये हमारे पास आइंदा मुस्तकबिल में भी 1 साल के लिए ये घर हमारे पास किराए का रहेगा। ये भी ज़रूरी है। इसमें जो शर्त है कि वो कुछ लोग जो हैं उनके लिए ये ज़रूरत नहीं है, ये जो मकान की और जो आमदनी की। कुछ लोग हैं उसमें, वो लोग हैं, एक तो 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर वो ख़ुद इस चीज़ को नहीं करेंगे, उसके वालिदैन उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो लोग जो स्वीडिश सिटीज़न हैं या जो यूरोपीय सिटीज़न्स हैं जिनके पास पासपोर्ट है किसी और यूरोपियन मुल्क का, और उनसे उन्होंने शादी की है, उनका एक पार्टनर जो है उसका ताल्लुक़ स्वीडन से या दूसरे यूरोपीय मुल्क से है, उनके लिए ये शराइत उनके लिए लागू नहीं होंगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होंगी जो स्वीडन के या दूसरे यूरोपीय मुल्क के सिटीज़न्स नहीं हैं, उनका पासपोर्ट नहीं है। दूसरा, अगर किसी को स्वीडन में रहने के लिए जो है वो उसका फ्लिक्टिंग स्टेटस है, उसको असाइलम अप्रूव हुआ है विदिन 3 मंथ्स, तो उनके लिए भी ये ज़रूरत नहीं होगी। या वो रेफ्यूजीज़ जो दूसरे ममालिक से स्वीडन लेता है, जैसे कुछ लोग हांगकांग में या मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके वहाँ पे पनाह के लिए दरख्वास्त देते थे और फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत उस कोटा के तहत स्वीडन लेता है, तो वो लोग भी उसमें नहीं आएंगे, वो भी विदिन 3 मंथ्स अगर वो इसमें आ जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा है जी कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसको जब एप्लीकेशन दें तो आपके पास ये तमाम शराइत होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। और उस वक़्त अगर आप एप्लीकेशन जब आपने अप्लाई करना है, उसके पास घर का और इनकम का ये आपके पास स्टेटस होना चाहिए, उसके बाद आपने नहीं करना। अदरवाइज़ फिर आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। फिर आप माइग्रेशन बोर्ड का जो कोर्ट है उसमें अपील कर सकते हैं, लेकिन वो माइग्रेशन बोर्ड का कहना है कि उसमें बहुत लंबा अरसा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो परमानेंट वीज़े के हवाले से ये वो ताज़ा तरीन जो है वो मालूमात हैं जो माइग्रेशन बोर्ड ने जो है वो बनाई हैं उन लोगों के लिए कि जो अब या मुस्तकबिल में स्वीडन का मुस्तकिल वीज़े के लिए PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो मालूमात इससे हासिल हुई होंगी। मज़ीद अगर चाहें तो आप माइग्रेशन बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये बहुत मुफीद मालूमात हैं, अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कीजिए और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।